हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बचे चैप्टर 1 के 8th क्लास में हम लोग। और 8th क्लास में अब हम लोग कम्प्लीटली डिवोर पे शिफ्ट करने वाले हैं। टोटल फर्स्ट 7 क्लासेस जो थे वो हमारे बेसिक्स थे, जो कि डिवोर में नहीं थे। चैप्टर 8 से हम लोग डिवोर पे शिफ्ट कर रहे हैं। हिस्टोग्राम और ट्रिम्ड मीन करेंगे, लेकिन आपका जो मैंने करंट सिलेबस देखा उसमें सिर्फ 1.1 दिया हुआ है। मतलब चैप्टर 1 से सिर्फ 1.1 करना है आपको। तो अभी जो 1.1 कराने जा रहे हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये पूरी की पूरी थियोरी है 1.1 में। पॉपुलेशन सैंपल्स एंड प्रोसेस टॉपिक का नाम है। उसके बाद से फिर भी हम लोग हिस्टोग्राम आपको बनाना बताएंगे। हिस्टोग्राम और ट्रिम्ड मीन ये दो टॉपिक्स हैं। मतलब 1 से 2 क्लास आज की थियोरी लगेगी इस पे। 1.1 पे 1 क्लास में हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो 2 क्लासेस लग जाती है। और 1 क्लास और लगेगा, 1 से 2 क्लास ट्रिम्ड मीन और हिस्टोग्राम पे। यानी अभी फोर क्लासेस या फिर 5 क्लासेस में चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्लास 8 की तरफ, जिसमें हिस्टोग्राम तो आज नहीं करेंगे। पहले 1.1 सेक्शन करेंगे डी वोर का, जो कि थियोरेटिकल है। अब बुक से पढ़ोगे बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन आपको बता दें कि हम लोग करने जा रहे हैं कौन सा, चैप्टर 1.1 या सेक्शन 1.1 लिख देते हैं। सेक्शन 1.1 करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए थ्योरी की जरूरत पड़ेगी। बुक में देखोगे तो बिल्कुल आर्टिकल न्यूज़पेपर जैसा लिख दिया। अब क्या पढ़ें और क्या छोड़ें ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए मैंने पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप अपने गूगल ड्राइव पे जाकर के, जैसे आप पीडीएफ लेते हो बाकी असाइनमेंट्स वगैरह की, वहीं पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। मैंने अभी डाउनलोड कर लिया अपने लैपटॉप पे, और अभी आपको उसी पीडीएफ से ही पढ़ाने वाले हैं, जो कि मेरी ही हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। और क्योंकि थ्योरी है तो उतना थ्योरी लिखाना क्लास में पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस थ्योरी को पीडीएफ से देखेंगे और हम लोग समझेंगे। ठीक है बच्चे। तो अब हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं पीडीएफ पे। शिफ्ट करें। ये देखो 1.1 में पॉपुलेशंस सैंपल्स एंड प्रोसेस, ये रहा आपका टॉपिक। सबसे पहली बात कि पॉपुलेशन है क्या। तो पॉपुलेशन इज द एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, थोड़ा सा हम आपको फिर भी आइडिया देना चाहेंगे कि सैम्पलिंग ना एक टेक्निक होता है। सैम्पलिंग इज अ टेक्निक। जैसे मान लो अगर मुझे पूरे दिल्ली में कोई एक फैक्ट्री लगानी है, तो अब हर लोगों से घूम घूम करके बात करें कि किस कलर का जूता या किस साइज का जूता ज़्यादा पसंद किया जाता है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ ही लोगों से बातचीत करेंगे और उसी को पूरे दिल्ली का टेस्ट मान लेंगे। कुछ ही लोगों से बातचीत किया और उनको दिल्ली का रिप्रेजेंटेटिव मान लिया, तो वो कहलाएगा सैंपल। यानी ये पूरा अगर पॉपुलेशन है, इसका फाइनाइट जो सबसेट होता है, फाइनाइट जो सबसेट होता है दैट इज कॉल्ड, सॉरी, पूरा पॉपुलेशन है और इसका जो फाइनाइट सबसेट है दैट इज कॉल्ड सैंपल। यानी सैंपल 1 का मीन है x1 बार, इसका मीन है x2 बार, इसका मीन है x3 बार। पहले इस टॉपिक को समझ लो लाइक दिस वे। और पूरे का मीन है म्यू। पूरे का मीन क्या है, म्यू। यानी अब आप जान लो कि पॉपुलेशन मीन को हम लोग कहते हैं म्यू। पॉपुलेशन मीन को क्या कहते हैं, म्यू। यानी पॉपुलेशन एज अ होल, पॉपुलेशन वो पूरा स्टडी का आपका एरिया है, पूरा डेटा है जिसको आप कवर करना चाहते हो। सैंपल हो गया उसका छोटा छोटा सेट। तो हर सैंपल में x1 होगा और उसका अपना स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, s1 s2 s4 s3 लाइक दिस वे। लेकिन पूरे पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ में आ रही है बात। नोटेशन याद रखना है आपको, नोटेशन याद रखना है। पहला है कि सैंपल के मीन को x बार से, पॉपुलेशन के मीन को म्यू से। फिर सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को s से, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से। नहीं नहीं, अभी असाइनमेंट कैसे स्टार्ट हो जाएगा, अभी तो चैप्टर 1 का खत्म नहीं हुआ ना। चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट्स तो अभी 3-4 क्लास और लगेंगे।
अब हम लोग डिवोर पे शिफ्ट कर रहे हैं बच्चे। डिवोर में 1.1 सेक्शन है, उसको करेंगे। क्या से फिर हिस्टोग्राम और कौन सा, एक मिनट एक मिनट, एक हिस्टोग्राम और ट्रिम्ड मीन जो है ये हम लोग करेंगे तो 3-4 क्लास लग जाएगा। हाँ जी बच्चे, क्या पूछ रहे थे, पूछो। एक्स बार, एक्स बार सैंपल का मीन है। हर छोटे छोटे सैंपल का मीन एक्स बार है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। हाँ, सैंपल के स्टैंडर्ड डिविएशन है और पूरे पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जब इतना जान गए। यस, हाँ करेंगे ना, हिस्टोग्राम बोला तो मैंने, करेंगे अभी 3-4 क्लास। हाँ हाँ हाँ, वहीं तक हुआ है, उसके बाद से अब डिवोर पे शिफ्ट करके 1.1 आज मैंने शुरू कर दिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा थ्योरी है। अब देखो तो पॉपुलेशन और सैंपल मैंने आपको समझा दिया, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया है। अब जैसे अगर पूरे दिल्ली में अगर मुझे एक फैक्ट्री लगानी है तो दिल्ली के हर एक इंसान से हम बात करें ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो कुछ लोग 50-100 या 200 पीपल से बात कर लेंगे और एक आइडिया पे पहुंच जाएंगे कि हाँ ठीक है, इस साइज़ के जूते सबसे ज़्यादा बनने चाहिए तो उसका मशीन पहले लगाएंगे, इस कलर को पसंद कर रहे हैं तो उसके कलर के जूते पहले मार्केट में उतारेंगे। ठीक है, ये सारी बातें होती हैं। तो यहाँ देखो, मैंने आपको पहले कहा था कि पीडीएफ से पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि पूरी की पूरी थ्योरी है, इतना लिखना पॉसिबल नहीं है, फिर बहुत बोरिंग और बहुत लेंथी क्लास हो जाएगा। तो यहाँ देखो, ये सारा कुछ आप डाउनलोड कर सकते हो। पॉपुलेशन इज द एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पॉपुलेशन क्या है, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स है, आइटम्स है, ऑब्जर्वेशंस है, विच मे बी रिलेटेड टू, विच मे बी रिलेटेड टू items observations which may be related to living or non-living under study in any statistical investigation। तो हम लोग क्या कहते हैं बताओ बच्चे, पॉपुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। अब है जैसे ये आप एग्जांपल पढ़ सकते हो, फॉर नेशनल पर कैपिटा इनकम, फॉर नेशनल पर कैपिटा इनकम, यहाँ देखो, फॉर नेशनल पर कैपिटा इनकम पॉपुलेशन कंटेन्स ऑल अर्निंग पीपल इन द कंट्री। जब आप नेशनल पर कैपिटा इनकम निकालोगे तो उसके पॉपुलेशन में आपको हर एक एक इंसान का सैलरी पता होना चाहिए। तो एक एक इंसान का सैलरी पता करना, दैट इज योर पॉपुलेशन। फॉर सिटी एक्सपेंडिचर हैबिट्स, एग्जाम्पल 2 देखना, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल हाउस होल्ड इन द सिटी। किसी सिटी का अगर एक्सपेंडिचर हैबिट देखना है तो हम उसके हर घर का, हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर देखेंगे कि कितना खर्च होता है। तो आप देख रहे हो पॉपुलेशन के मायने बदल रहे हैं। जब कंट्री के लेवल पे आते हैं तो पूरे कंट्री का पॉपुलेशन हो जाता है। जब किसी सिटी में आ रहा है तो सिटी का जो भी पॉपुलेशन होगा, जितने भी लोग होंगे वो सारे पॉपुलेशन बन जाएंगे। एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन डीयू, अब डीयू का अगर एवरेज हाइट निकालना है तो डीयू के सभी बच्चों का लिस्ट अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जो है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमें लेना क्या है। हमें जो लेना है, अगर उस कैटेगरी का हर डेटा को आपने इंक्लूड कर लिया, देन दैट विल बी योर पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन नीड एंड नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नीड क्या है इन्वेस्टिगेशन की और नेचर क्या है इन्वेस्टिगेशन का, उस पर डिपेंड करता है पॉपुलेशन। ठीक है बच्चे, अब देखो पॉपुलेशन, इसका टाइप हमें पढ़ना है। तो पॉपुलेशन यूनिवर्स, पॉपुलेशन को हम लोग कभी कभी यूनिवर्स भी बोलते हैं। यूनिवर्स इसलिए क्योंकि अब इसके ऊपर जाना ही नहीं है। यही बच्चे आप अपना माइक म्यूट कर ले, किसी का माइक अनम्यूट रह गया है, चेक कर लो, आवाज आ रही है। पॉपुलेशन जो है उसको हम लोग यूनिवर्स भी कहते हैं। कितने टाइप के पॉपुलेशन होंगे तो देखना जरा, फाइनाइट, इनफाइनाइट, एग्जिस्टेंट और हाइपोथेटिकल। सारे वर्ड का मीनिंग आपको पता है। इंग्लिश में फाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकें और जिसको हम कंसीडर कर सकें। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब भी आपको पता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो देखना जरा, फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया, फाइनाइट पॉपुलेशन उसको कहेंगे जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, उसका कुछ तो लिस्ट होगा भाई, 2500-3000 जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज में, तो फाइनाइट पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, सिटी में भी पॉपुलेशन जो है वो फाइनाइट माना जा सकता है वर्ल्ड के पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। इनफाइनाइट पॉपुलेशन में देखो,
इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स और कभी कभी लार्ज इनफ टू अपीयर इनफाइनाइट, जो इतना ज्यादा होता है कि अपीयर होता है इनफाइनाइट। ठीक है, अब जैसे मुझे अगर सिर्फ 1 आवर का टाइम दिया गया और मुझे एवरेज हाइट ऑफ डी यू स्टूडेंट्स निकालना है, तो अगर सारे बच्चे मेरे सामने आ भी जाएं तो भी सभी बच्चों का हाइट रिकॉर्ड नहीं होगा 1 घंटे में, तो उस 1 घंटे के टाइमिंग के लिए सारे बच्चे मेरे लिए कौन से सैंपल बन जाएंगे? इनफाइनाइट सैंपल। नॉट इजी टू टेक ईच एंड एवरी डेटा इन द गिवन स्पैन ऑफ टाइम। तो टेम्परेचर एट वेरियस थर्मोस्फेयर, ये तो फिजिक्स से एग्जांपल ले लिया है कि आप टेम्परेचर को देखोगे तो वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो जाएगा, क्योंकि क्या क्या रीडिंग आएगी टेम्परेचर का आपको नहीं पता। स्टार्स इन द स्काई, ये भी इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो गया, कितने स्टार्स है पता ही नहीं है, तो दोनों हो गए फाइनाइट इनफाइनाइट। नेक्स्ट देखना है एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन। एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन में बच्चे इनफाइनाइट है, कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, जैसे बुक्स इन अ लाइब्रेरी, बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ये एग्जिस्टेंट इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो गया। कोई आपसे पूछे कितने बुक्स है तो आप एट अ रैंडम नहीं बता पाओगे, 1000 या 1500 कितने बुक्स हैं। स्कूटर्स इन दिल्ली कितने हैं नहीं बता पाओगे। एरोप्लेन इन IAF, ये भी आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं, ये सोच में या इमेजिनेशन में नहीं है। ऑल दीज एग्जिस्ट, ये बिल्कुल टच करने लायक, ये सभी हैं नंबर में एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट में देखो, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन जो इमेजिनेशन में है, लाइक थ्रो ऑफ अ डाइस और कॉइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। आपने प्रोबेबिलिटी में ऐसे क्वेश्चन जरूर किया होगा कि अगर एक डाई को इनफाइनाइट टाइम्स फेंके तो जीतने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो वहां पर हम लोग मान लेते हैं किसी तरीके का सीरीज बन रहा है और फिर निकाल लेते हैं, तो वो कहलाता है हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। क्लियर बच्चे? कौन सा एग्जिस्टेंट? एग्जिस्टेंट मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हमें टाइम दिया जाए, हम आराम आराम से देखें तो हम उसको काउंट कर सकते हैं और ये सही में एग्जिस्ट करता है, ये सिर्फ सोच में या बातों में नहीं है। बुक्स इन अ लाइब्रेरी, यू कैन टच ईच एंड एवरी बुक। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। स्कूटर्स इन दिल्ली, सारे स्कूटर जिंदा हैं, सभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सोच में नहीं है। ठीक है, एरोप्लेन्स इन IAF, तो सब हैं, बॉडी है जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। तो अगर वो आइटम्स हैं तो एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन हो गया। क्लियर बच्चे? तो ये हो गया हमारा पॉपुलेशन का इंट्रोडक्शन, कि पॉपुलेशन क्या होता है और कितने टाइप के पॉपुलेशन में पढ़ने हैं। कितने टाइप के पॉपुलेशन पढ़ने हैं? याद हो गया? 4, फाइनाइट, इनफाइनाइट, एग्जिस्टेंट, हाइपोथेटिकल। नेक्स्ट, सेंसस मेथड। सेंसस रिपोर्ट के बारे में आपने कभी सुना है? आप लोगों ने सेंसस होते हुए देखा है? किसी ने नहीं देखा? अच्छा, अभी याद दिलाते हैं, आपको याद आ जाएगा। ये हर 10 साल में एक बार होता है, हर 10 साल में एक बार होता है। और जनरली इसमें ना गवर्नमेंट स्कूल के एम्प्लॉयज़ या टीचर्स वगैरह आते हैं आपके घर पे, वो काफ़ी टाइम देते हैं एक फैमिली पे। बैठेंगे, अपना पूरा एक फॉर्म फिलअप करके उस पर बोलेंगे आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, सबका एज ग्रुप क्या है, सबका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, नेशनलिटी क्या है, सबका सैलरी कितना है, कौन जॉब करता है कौन नहीं करता है, कौन सा प्राइवेट सेक्टर में कौन सा गवर्नमेंट सेक्टर में है। ठीक है, एज क्या है, सबकी हर चीज़ पता लगा लेंगे वो एक फैमिली के बारे में। अब आप कहोगे मैम ऐसा क्यों करते हैं? पहले आपको हम बताते सेंसस मेथड के बारे में, फिर हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, बुक जो भी नोट्स है उससे। तो ये ना गवर्नमेंट ही सिर्फ ऑर्गेनाइज कर सकता है सेंसस रिपोर्टिंग, कोई प्राइवेट बॉडी इतना खर्चा कर ही नहीं सकता। प्राइवेट बॉडी इतना खर्चा कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर घर में घुसना प्राइवेट बॉडी के हाथ में नहीं है, बहुत ज्यादा खर्चा लग जाएगा। और वो इतना क्यों करेगी? गवर्नमेंट की तो मजबूरी है, गवर्नमेंट को तो सारा डेटा नहीं, सेंसस में पूरे पॉपुलेशन को कवर किया जाता है, तभी तो गवर्नमेंट के खजाने से होता है ना, गवर्नमेंट ही उसको ऑर्गेनाइज करती है। हर घर में जाया जाता है, उसको भी वैसे हम लोग 100% करेक्ट नहीं मानते हैं। मान लो अभी आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो और आपके घर पे सेंसस वाले आ गए, वो लोग वहां भी आपका काउंट कर लेंगे और यहाँ भी जब आपसे बात करेंगे तो भी आपको काउंट कर लेंगे, तो थोड़ा सा तो गलत हो जाता है।
कुछ लोग ना झूठ बोल देते हैं कि मेरे घर में सभी बंदे ग्रेजुएट हैं, हो सकता है कि कोई अनएडुकेटेड हो, कोई सिर्फ 10th पास हो, लेकिन लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि फिर ये अगल बगल जाएगा तो क्या इंप्रेशन बनेगा। तो मेरे घर में सभी कोई पढ़े लिखे हैं, सभी कोई ग्रेजुएट है, तो थोड़ा सा तो गलत फहमी होता है, लेकिन फिर भी मोस्ट एक्यूरेट हम लोग सेंसस को ही मानते हैं। अब देखो, गवर्नमेंट इतनी सारी इकट्ठा एक ही बार में जब जमा करती है, उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट इस नतीजे पर पहुंचती है ना कि इतनी बेरोजगारी है तो हमें रोजगार क्रिएट करना पड़ेगा, इतने लोग अनपढ़ हैं तो हमें पढ़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इतने लोग जो है इस एज के ऊपर हैं, ये हेल्थ फैसिलिटी है तो ये करना पड़ेगा। मेल फीमेल में फीमेल जो है पीछे, फीमेल को आगे लाने के लिए करना, मतलब हर चीज वो देख लेते हैं, हर चीज वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है सेंसस में। तो इतना खर्चा लगता है और इतना टाइम लगता है कि इसको 10 साल में एक बार किया जाता है। और ये इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही अपॉइंट कर दिया जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज पूरे इंडिया के हर कोने कोने में फैले हुए हैं, जम्मू से लेकर के केरल तक, हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, और सबसे अच्छा माध्यम टीचर होता है। तो ये टीचर को ही इंसेंटिव दे देते हैं कि सेंसस पे काम करना है, 2-3 महीने, 6 महीने, जो भी टाइम लगता है, 6 मंथ के लिए इंसेंटिव कुछ दे देते हैं, क्योंकि वो टीचर ऑलरेडी पहले से रह रहा है, तो हमें एकोमोडेशन का एक्सपेंडिचर नहीं देना पड़ेगा, उनको फिर रहने खाने इन सब का उसका नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा इंसेंटिव ज़्यादा दे देना है और हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही पकड़ते हैं इस काम के लिए, और इस सेंसस पे हम लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। हेलो, हेलो बच्चे, थोड़ा पावर कट हो रहा है, 1 मिनट मुझे देखने दो क्या प्रॉब्लम है, फिर आपको बताते हैं हम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, तो देखना, पावर कट की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था, कोई बात नहीं। तो सेंसस मेथड में मैंने आपको बताया था कि सेंसस जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही करा सकती है, क्योंकि बहुत खर्चा आता है, प्राइवेट बॉडी का ना उतना नीड है, ना वो उतना खर्चा करना चाहती है। तो इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया, और मोस्ट एक्यूरेट डेटा सेंसस है। और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जिनको कोई नया फर्म खोलना है, नई फैक्ट्री लगानी है, कुछ भी करना है, नया कुछ प्रपोजल लेकर के मार्केट में आना है, तो वो भी सेंसस के रिपोर्ट का ही सहारा ले लेती है, उसी पे भरोसा कर लेती है, क्योंकि अगर खुद से ऑर्गेनाइज कराएंगे तो बहुत टाइम और बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाएगा, उतना ना उनके पास टाइम होता है, ना उतना पैसा खर्च करना चाहते हैं। तो वो भी सेंसस से ही डेटा उठा लेते हैं, मतलब सेंसस से ही, अगर उन्हें मान लो इनकम का चाहिए होगा, अगर मुझे कोई कार की फैक्ट्री लगानी है, अभी तो ठीक है ना बच्चे, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, तो ये था सेंसस के बारे में पूरा स्टोरी। अब हम लोग अपने सेंसस मेथड पे आ जाते हैं, जो आपके बुक में सेंटेंस लिखे हुए हैं और जितना आपको पढ़ना है उस पे आ जाते हैं। तो देखना बच्चे, when desired information is available for all objects in the population it is census। अगर हर ऑब्जेक्ट को एक एक बंदे को सबको लिया गया है, then it is called census। Actually census is impractical or infeasible due to constraint of time, money and other scarce resources। टाइम और मनी बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम और मनी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए ये बहुत इम्प्रैक्टिकल और इनफिजिबल है, इसलिए 10 साल में एक बार होता है। आप हर साल चाहोगे कि सेंसस करा लो, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट इनुमरेशन मेथड, दैट इज वी रीस्टोर होगा, रिसोर्ट लिख दिया है, इसको रीस्टोर कर लेना बच्चे, तो इसको कट करके रीस्टोर to 100% inspection of the population and enumerate each and every unit of the population। पूरा 100% पॉपुलेशन को कवर करना चाहते हैं, और हर एक एक आइटम को भी हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। इट इज मोर एक्यूरेट एंड प्रोवाइड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कंपेयर्ड टू सैंपल। सैंपल के मुकाबले में ये ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि सैंपल में अगर मुझे इंडिया का चाहिए तो सिर्फ 10 लोगों का सैलरी लेके नेशनल इनकम निकाल देंगे, ज़रूरी नहीं है।
ठीक है, वो तो गलत आएगा। अगर आपने 10 के 10 रिच पीपल का ले लिया तो आप गलत फहमी के शिकार रहोगे कि इंडिया इतना रिच है। अगर आपने 10 लोगों का सैंपल सिर्फ पुअर पीपल का इकट्ठा कर लिया तो भी आप गलत फहमी का शिकार रहोगे। अगर मिडिल क्लास का ले लिया तब तो चलो ठीक ठाक है। ये बातें हैं। तो मोर एक्यूरेट एंड प्रोवाइड एग्जैक्ट इन्फॉर्म, इसलिए सैंपल कभी भी बहुत एग्जैक्ट नहीं माना जाता, लेकिन क्या करें, मजबूरी में सैंपल का ही सहारा लेना पड़ता है और कुछ हो। तो पूरा सैम्पलिंग पे बेस्ड होगा हमारा चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 और फिर नेक्स्ट सेमेस्टर और उसका नेक्स्ट सेमेस्टर, यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों जगह सैम्पलिंग का यूज है पूरा। It efforts more extensive and detailed study, lot of time, money, manpower, and administrative personnel, so adopted only by government or big organization who have vast resources at their disposal. मैंने आपको पहले ही कहा था इसमें इतना टाइम और इतना खर्चा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बॉडी या फिर गवर्नमेंट ही करा सकती है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया conducts a census every 10 years and collects information not only about the population, सिर्फ वोट कराने के लिए नहीं, देखो क्या क्या, बट ऑल्सो ऑप्टेन्स डेटा रिलेटिंग टू एज भी पता लगाती है, मैरिटल स्टेटस भी पता लगाती है, ऑक्यूपेशन भी पता लगाती है, रिलीजन भी, एजुकेशन भी, एम्प्लॉयमेंट भी, इनकम भी, पॉवर्टी भी, प्रॉपर्टी भी, एटसेट्रा, कितनी किसकी प्रॉपर्टी है, कौन से रिलीजन से है, सारा कुछ पता लगा लेती है। इट इज एडवाइजेबल टू डू सेंसस इफ, क्योंकि जब गवर्नमेंट खर्चा कर ही रही है, किसी को आपके घर भेज ही रही है, तो एक ही बार में सारा इन्फॉर्मेशन पता लगा ले, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ वोटिंग कराने का नाम तो है नहीं, रिलीजन के बेसिस पे भी उन्हें कोटा वगैरह बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती है। देखते ही हो आप, निकलता है इस रिलीजन के लोग यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ मस्जिद बनेगा, यहाँ मंदिर बनेगा, जो भी अपना पॉलिसी बनाते हो गवर्नमेंट, ठीक है, या यहाँ पर ये फैसिलिटी दी जाएगी, वो सारा कुछ चलता है अपना। इट इज़ एडवाइजेबल टू डू सेंसस इफ, और सेंसस रिपोर्टिंग करने को एडवाइस किया जाता है अगर आपका एन छोटा हो। मान लो अगर मुझे डीयू के बच्चों की एवरेज हाइट निकालनी है और मुझे 2 महीने का समय दिया जाए तो निकल जाएगा। हम अपने हर ऑफिशियल को हर कॉलेज में भेज देंगे और हर कॉलेज में हर स्ट्रीम के बच्चों का हाइट रिकॉर्ड कर करके लेते आएंगे, 2-3 महीने में निकल ही जाएगा। तब हम लगा सकते हैं सेंसस रिपोर्ट। द इनकमिंग लॉट क्वालिटी इज पुअर और अननोन, जो लॉट क्वालिटी आ रही है अगर वो पुअर और अननोन है तो फिर वहां पर पुअर और अननोन मतलब नॉट ऑफ वेरी रिच क्वालिटी, जो आसानी से ट्रेस किया जा सके, तब वहां पे आप सेंसस लगा सकते हो। सेंसस लगाने का दो कंडीशन यही है कि जब लॉट साइज काफ़ी छोटा हो और दूसरा है इनकमिंग लॉट क्वालिटी क्या हो, पुअर हो और अननोन हो, तब हमें सेंसस लगाना चाहिए। अब हम लोग पेज नंबर 3 पे आ रहे हैं जिसमें है सैंपल। सैंपल मैंने आपको बता दिया कि पूरे पॉपुलेशन का एक फाइनाइट सबसेट होता है, एक फाइनाइट सबसेट होता है पॉपुलेशन का, सिलेक्टेड फ्रॉम इट विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ investigating its properties is called a sample and the number of units is called sample size। मान लो डीयू के बच्चों का एवरेज हाइट निकालना है, मैंने हर कॉलेज से 5-5 बच्चों को मंगा लिया और मेरे पास अगर 500 बच्चे इकट्ठा हो गए तो सैंपल साइज मेरा कितना हो गया, 500। वही बात हो रही है, फाइनाइट सबसेट, a finite subset of the population selected from it with the objective of investigating its properties। प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इज कॉल्ड अ सैंपल एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड सैंपल साइज। एक सैंपल में जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, सैंपल साइज कहलाएंगे। सैम्पलिंग इज द टेक्निक टू ड्रॉ कंक्लूजन about the, यहाँ पढ़ रहे हैं, about the characteristic of the population after studying only those objects of item that are included in the sample। तो सैम्पलिंग में हम सिर्फ उसी चीज के बारे में पता लगाते हैं जिसको हमें जानना है। सेंसस जैसा नहीं कि अब एक घर में घुसे तो 50 इन्फॉर्मेशन निकाल करके लाएंगे, वैसा नहीं करना। तो हम सिर्फ उसी के बारे में पता लगाते हैं और इसके बारे में बच्चे हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में 7, 8, 9 इन सब में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स ऑफ सैम्पलिंग थियोरी आर, ऑब्जेक्टिव, आखिर हम सैम्पलिंग थियोरी क्यों अपनाते हैं, तो पहला है टू ऑब्टेन द ऑप्टिमम रिजल्ट with the available sources at our disposal
in terms of money and manpower by studying the sample values only. हमारे पास जितना मनी और जितना मैन पावर है उसको यूज करके पूरे पॉपुलेशन को नहीं कवर कर सकते, तो कवर करेंगे सैंपल को। तो ये बचाता है हमारा मैन पावर और मनी को। टू ऑब्टेन द बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। अब जैसे पॉपुलेशन के मीन तक पहुंचना है, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है। जब आपके पास पॉपुलेशन ही नहीं है तो आप पॉपुलेशन का मीन निकालोगे कहाँ से? तो आपको सैंपल का मीन निकाल करके ही उसको एज्यूम कर लेना होगा कि ये भी क्या है, पॉपुलेशन का ही मीन है, और उसी के आपको रिजल्ट पे पहुंचना पड़ेगा। तो इसलिए और ज़्यादा डिटेल में एस्टिमेट्स और एस्टिमेटर के बारे में हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। फिर उसके बाद से है, ये तो था ऑब्जेक्टिव ऑफ सैम्पलिंग थ्योरी, जो कि 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग के बारे में कि इट इज़ नॉट एक्यूरेट एंड देयर आर सम एरर्स कॉल्ड सैम्पलिंग एरर्स। चैप्टर 8 डिटेल में पढ़ेंगे सैम्पलिंग एरर्स। अल्फा एंड बीटा 2 टाइप के एरर होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। निकालना भी सीखेंगे हम लोग कि सैम्पलिंग कर रहे हैं तो उसमें कौन सा एरर कितना परसेंटेज तक होगा। इट इज डन इन सम प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड देयर आर मेनी मेथड्स टू ड्रॉ सैंपल्स फ्रॉम पॉपुलेशन। ये तो खैर हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे ही कि एक पॉपुलेशन में से कितने तरीके से सैंपल बनाने का टेक्निक होता है, वो सारा कुछ हम लोग सीखेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बहुत है, उतना ही पढ़ेंगे हम। ठीक है बच्चे, तो ऐसे आ जाओ पेज नंबर 4। टोटल 10 पेजेस हैं, अभी हम लोग पेज नंबर 4 पे हैं। डेटा, डेटा को मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि व्हाट इज डेटा। आज फिर से आ गया एक बार हमारे सामने डेटा। तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स वेदर रॉ और कुक्ड। रॉ मतलब जिसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ हमने रिकॉर्ड किया बच्चों का नेम और बच्चों का हाइट। दैट लिस्ट इज व्हाट, रॉ डेटा। कुक्ड डेटा जिसमें कुछ कैलकुलेशन करके जैसे मीन निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेते हैं, दैट इज कुक्ड डेटा। तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स वेदर रॉ और कुक्ड यूज्ड फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। जो फर्दर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरत होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या, बताओ? डेटा। कैरेक्टरिस्टिक, ध्यान से सुनो, ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन अ पॉपुलेशन और सैंपल में बी कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल। कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है सैंपल का, कि वो कैटेगोरिकल हो सकता है या फिर न्यूमेरिकल हो सकता है। अब आप समझ चुके होंगे इतनी देर से हम 3 बार जब कैटेगोरिकल बोलते हैं तो वो कैटेगरी से रिलेटेड होगा। कैटेगरी में यस और नो आंसर निकलता है। जैसे डू यू बिलोंग टू पार्टी मेंबर कैटेगरी, आप बोलोगे नो मैम, कुछ बच्चों का जवाब आएगा यस मैम। तो जो पार्टी से बिलोंग करते हैं वो बोलेंगे यस, जो नहीं बिलोंग करते वो नो। तो आप ऐसा समझो, ऐसी चीजें जिनका आंसर यस और नो में आ सकता है, दैट इज कॉल्ड कैटेगोरिकल सैंपल या वेरिएबल। तो यहाँ देखो कैटेगोरिकल में नीचे क्या है, जेंडर टाइप। जेंडर टाइप में क्या होगा, मेल और फीमेल। कैटेगरी में यही होगा ना, किस कैटेगरी में लाई करता है। माल फंक्शन टाइप, बॉय और गर्ल, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, वाइट और ब्लैक, ये सब कैटेगरिकल में आएगा। न्यूमेरिकल, एज जिसको नंबर में लिख सकते हैं, हाइट, मार्क्स, लेंथ, टेम्परेचर एटसेट्रा, ये सब न्यूमेरिकल में आ जाएगा। अब आ जाओ वेरिएबल। Any characteristic whose value may change from one object to another in the population, they are generally denoted by small letters. जैसे x, height of student, तो हाइट ऑफ स्टूडेंट कभी 6 फीट आएगा, कभी 5'10" आएगा, कभी 6.1 आएगा। वैल्यू बदल रही है, वैल्यू बदल रही है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल। क्या कहेंगे बच्चे, वेरिएबल। तो हम लोग बात कर रहे थे हाइट ऑफ स्टूडेंट की। जैसे अगर x हमने कॉलम बना लिया हाइट ऑफ स्टूडेंट के लिए, तो कभी 6 फीट आएगा, कभी 6.1 आएगा, कभी 5.8 आएगा। उसकी वैल्यू बदल रही है। विथ ईच एंड एवरी डेटा सेम भी हो सकती है, लेकिन वो चेंज हो रही है, दैट वेरीज। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो दे आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। हाइट ऑफ स्टूडेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बताओ? वेरिएबल से। जैसे कभी x मान लिया, कभी y मान लिया, कभी z, कभी w। वैसे मैथ्स में भी आप लोग करते आए हो, लेट x बी द एज ऑफ फादर, लेट y बी द एज ऑफ मदर, लाइक दिस वे। ये सारा कुछ हो गया वेरिएबल, अब आप समझते हो।
डेटा कितने टाइप के होंगे? ये 3 टाइप के डेटा हमें पढ़ने हैं बच्चे, ध्यान से देखो, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट। यूनिवेरिएट जिसका आंसर सिर्फ एक निकले, जैसे एज। अगर हम एज का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो उसमें एक ही एंट्री होगी, हर बच्चे के नाम के आगे उसका एज होगा, बस एक ही न्यूमेरिकल एंट्री होगी, डेट इज यूनिवेरिएट। बाईवेरिएट में अगर मैंने बच्चे का एज और हाइट दो दो चीज रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया तो वो कहलाएगा बाईवेरिएट। मल्टीवेरिएट जैसे एज, हाइट और मार्क्स कितने आए हैं फर्स्ट सेम में, मान लो अगर या सेकंड सेम में, अगर ये मैंने डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया तो दैट विल बी कॉल्ड मल्टीवेरिएट। मल्टीवेरिएट में 3 या 3 से ज़्यादा आ सकते हैं, मल्टीवेरिएट में 3 या 3 से ज़्यादा आ सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा डेटा कैटेगरिकल वगैरह सब, ये सब जो है थियोरी, ये सब खत्म हो गया। आप लोगों को एक बार, एक मिनट, आप लोगों को एक बार में कभी नहीं कंप्लीट होगा, आप लोगों को ये पूरा लर्न करके ही जाना पड़ेगा। यस बच्चे पूछ। यूनी, यूनी का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। यूनिवेरिएट, अगर मैंने आपको सिर्फ बोला कि बच्चों का हाइट इकट्ठा करके लाओ तो दैट विल बी यूनिवेरिएट डेटा कलेक्शन, यूनिवेरिएट है। अगर मैंने कहा कि बच्चों का हाइट और एज दोनों निकाल लेना, एक से ज़्यादा चीज़ें आपने रिकॉर्ड की ना, अब एक ही बच्चे को लिया, उसका हाइट भी लिखा और उसका एज भी लिखा, दिस इज कॉल्ड बाई वेरिएट। बाई मीन्स, तो पता है या नहीं पता है? बाई मीन्स वन, मल्टी मीन्स, हाँ, बाई टू, और मल्टी जो है टू या टू से ज़्यादा। तो अगर एक ही ऑब्जेक्ट में हम 2 से 3 ज़्यादा रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, जैसे एक ही बच्चे का एज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी का हाइट भी और उसी का मार्क्स भी, ये मल्टीवेरिएट में चला आएगा। क्लियर बच्चे? एक एग्जांपल दिया, और भी बहुत कुछ हो सकता है। अब इधर देखो, ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिक, इस पे रिलेटेड ना आपको चैप्टर 5 में क्वेश्चंस होंगे। डेटा फॉर बाईवेरिएट डेटा टेबल इज गिवन। अब एक ही इंसान हाउस होल्ड पॉलिसी भी ले रहा है और मेडिकल पॉलिसी भी ले रहा है, तो उसी हर इंसान का दो दो चीज रिकॉर्ड किया जाएगा कि मेडिकल पॉलिसी कितने वाली है और हाउस पॉलिसी कितने वाली। मान लो अगर ऑटोमोबाइल पॉलिसी भी आ गई तो 3 पॉलिसी, तो वो मल्टीवेरिएट हो जाएगा। इस तरीके से हमें डेटा दिया रहता है तो हमें पता होना चाहिए कि अगर बाई वेरिएट वर्ड लिख दिया है तो उसका क्या मीनिंग है, मल्टीवेरिएट वर्ड का क्या मीनिंग है। इसलिए सारी थ्योरी ये चैप्टर 1.1 में क्लियर कर दे रहे हैं, जो कि आगे आपको सुनेगा। अब एक फेज खत्म बच्चे, अब दूसरा आ गया ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंस मतलब क्या होता है, आप अगर याद होगा तो बचपन में आपने पढ़ा होगा, लैब और प्रैक्टिकल साइंस के लिखते थे ना, अरे 8th 9th 10th में तो सबने प्रैक्टिकल किया होगा, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। तो इन्फ्रेंस मतलब रिजल्ट, किस नतीजे पर पहुंचे हैं। अगर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट को 5 बार किया ताकि एवरेज पता लगे और हम किसी नतीजे पे पहुंचे, दैट इज कॉल्ड इन्फरेंशियल। मतलब किसी सोल्यूशन पे पहुंचना, किसी एक एक्सट्रीम डिसीजन लेना, दैट इज कॉल्ड इन्फरेंशियल। तो डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ है कि आप क्या निकाल रहे हो, क्या समझा रहे हो, ये सब होगा, किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, बस निकाल करके रख देते हैं। क्या होगा वो जज करना हमारा काम नहीं है, जजमेंट देना कौन सा स्टैटिस्टिक्स में आएगा, इन्फरेंशियल। तो यहाँ देखो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ग्राफिकल आएगा और कैलकुलेशन। ग्राफिकल में हिस्टोग्राम बनाना, बॉक्स प्लॉट बनाना, स्कैटर प्लॉट बनाना, सब धीरे धीरे आप समझ जाओगे। बॉक्स प्लॉट इसको कहते हैं बच्चे, बॉक्स प्लॉट खैर आपके सिलेबस में है ही नहीं। हिस्टोग्राम तो आपको पता है, हिस्टोग्राम इस टाइप का बना दिया, चिपका चिपका हुआ ना। स्कैटर प्लॉट होता है कहीं 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 कहीं, स्कैटर डायग्राम हो गया। बॉक्स प्लॉट में क्या होता है, बॉक्स प्लॉट पढ़ना ही नहीं है तो क्यों, छोड़ सकते हो। कैलकुलेशन में आ जाएगा, जैसे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मोमेंट्स एटसेट्रा, ये सब जो निकालते हैं ना, ये सब कैलकुलेटिव स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा। दिस इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इन्फरेंशियल में क्या होगा, वी यूज सैंपल इंफॉर्मेशन, सैंपल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पॉपुलेशन के लिए कुछ डिसीजन लेना, दैट इज कॉल्ड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, दैट इज कॉल्ड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। Draw conclusion, make an inference of some sort about the population. That is called inferential statistics. Mega chapter 7, 8 और 9.
इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। चैप्टर 7 में बच्चे पढ़ेंगे हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना, और 8 में पढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और 9 में दोनों चीज़ें फिर से रिपीट होंगी लेकिन ज़्यादा सैंपल के लिए। कॉन्फिडेंस इंटरवल और हाइपोथेसिस टेस्टिंग को अच्छा होगा कि हम लोग आगे ही पढ़े, अभी अगर खोलने लगेंगे तो इतना समझा नहीं पाएंगे और कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इनको ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बताएंगे, जब जब जिसकी बारी आएगी तभी हम लोग। अब देखो जरा इधर एक डायग्राम है आपके बुक में जो कि आपको लर्न करना है। इधर देखो पॉपुलेशन, अगर आपको पॉपुलेशन से सैंपल पे जाना है तो आप ऐसे जा रहे हो, प्रोबेबिलिटी रीजंस डिडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग करके आप सैंपल बना रहे हो, और फिर सैंपल के बेसिस पे आप इन्फ्रेंस ले रहे हो, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स रीजंस डिडक्टिव रीजनिंग। मतलब ये साइकिल चलता रहता है, पहले तो डिडक्टिव रीजनिंग से हमने पॉपुलेशन से क्या बनाया, सैंपल बनाया, सैंपल के बेसिस पे कुछ इन्फ्रेंस हुआ, और उसके बेसिस पे हम लोग कहाँ तक पहुंचे, पॉपुलेशन तक पहुंचे। यार बच्चे नहीं आई बात समझ में? फिर से सुनो, अगर मुझे गैस, हाँ जैसे सुनो ना, पॉपुलेशन में अगर मुझे एवरेज, चलो एवरेज एज की बात करें, एज से क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई क्विज कंपटीशन कराना है मान लो डीयू में। अब मुझे चाहिए क्या, पूरे पॉपुलेशन का चाहिए एवरेज एज कितना आएगा, पूरे पॉपुलेशन को कवर करना एक दो दिन की बस की बात है नहीं। तो हमने सैंपल ले लिया, दो चार कॉलेज के बच्चों से बात कर लिया, पता लग गया कि लगभग लगभग फर्स्ट ईयर में जो भी बच्चे आते हैं उनका एज यही होता है। ठीक है, तो हमने पहले पॉपुलेशन से क्या बनाया, सैंपल बनाया, दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। कुछ सोच समझ करके किस बेसिस पे सैंपल बनाना है वो कहलाता है डिडक्टिव रीजनिंग। और प्रोबेबिलिटी रीजन से सैंपल बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी से कैसे सैंपल बनाएंगे आप देखोगे चैप्टर 5 में। नेक्स्ट है, सैंपल तो बना लिया, 5 बच्चों को बुलाया मैंने, सबका एज पूछा, फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों ने कहा कि मैम मेरा एज 17 ईयर्स है, क्योंकि 15 ईयर्स में 10th हो जाता है, उससे कम में तो 10th हो ही नहीं सकता। 11 12 जाते जाते 17 ईयर्स के बच्चे हो जाते हैं, कुछ बच्चे 17 ईयर्स के होंगे, कुछ का बर्थडे आ चुका होगा तो 18 ईयर्स के हो जाएंगे फर्स्ट ईयर में, यही तो एज होता है, या तो 17 या फिर 18। तो उस बेसिस पे एक हम लोग पॉपुलेशन का आइडिया लगा ले रहे हैं कि मोर और लेस अगर इन 5 बच्चों का एज 17 18 17 18 आया है, तो मोर और लेस पॉपुलेशन में अगर हम पूरे बच्चों को बुला लेते फर्स्ट ईयर का तो उनका भी 17 और 18 होता। जबकि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि पहले उन्होंने मैथ्स ऑनर्स लिया होगा, घबरा गए होंगे, फिर सेकेंड ईयर में जाकर के छोड़ दिया होगा, फिर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया होगा इको ऑनर्स के साथ, तो उनका एज तो 20 चला गया होगा। तो कुछ ऐसे बच्चे दूसरे स्ट्रीम से हो सकते हैं, तो वो सब एक्सेप्शनल है, वैसा हम लोग नहीं ले रहे हैं, पूरे पॉपुलेशन को कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन सैंपल के बेसिस पे एक आइडिया तो लग गया कि 17 और 18 ईयर्स के ही सभी बच्चे फर्स्ट ईयर में मिलेंगे। तो ये सैंपल से हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग एक नतीजे पे पहुंच करके पॉपुलेशन का आइडिया लगा लेते हैं कि यही हो रहा होगा पूरे पॉपुलेशन। समझ में आई बात? यही पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। मतलब पॉपुलेशन में अगर आपको कुछ स्टडी करना है तो पूरे पॉपुलेशन को नहीं कवर कर सकते, तो आप सैंपल इकट्ठा करो, और जब सैंपल आ जाए तो फिर उसके बेसिस पे आप पॉपुलेशन का आइडिया लगा लो। समझ में आ गई बात सभी को? स्कोप ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स, ये तो बहुत इजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज होता है। एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो तो एक ही एक्सपेरिमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हो, आप 4 5 राउंड एक्सपेरिमेंट करते हो, और सारे एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आप एक एवरेज निकालते हो, फिर कहते हो कि हमारा रिजल्ट ये आया। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी यूज होता है स्टैटिस्टिक्स। इकोलॉजी, इकोलॉजिकल बैलेंस में प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड, वहाँ भी स्टैटिस्टिक्स लगाया जाता है कि इस एरिया में कितना प्लांटेशन करना है, इस एरिया में 10 प्लांट आ सकते हैं, 5 प्लांट आ सकते हैं, कितना वेरी करेगा, कितना जिंदा रहेगा, कितना मर जाएगा, कितने जानवर खा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी तो आपका वही हो गया ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन सब से रिलेटेड है, तो वहाँ भी स्टैटिस्टिक्स यूज होगा कि अगर इस एटम में, सोडियम के इस एटम में अगर 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे पॉपुलेशन में सोडियम में कितना हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन ही होगा हर एटम में, तो इस तरीके से वहाँ भी यूज किया जाता है स्टैटिस्टिक। ठीक है,
मटेरियल्स इंजीनियरिंग में भी यूज़ किया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ नापी जाती है, उसका एज नापा जाता है, उसका कॉस्ट निकाला जाता है, सब कुछ में स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया जाता है। मार्केटिंग में सर्वे और स्ट्रैटेजी बनाने में भी क्या यूज़ किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया जाता है। पब्लिक हेल्थ में डिजीज़ और ट्रीटमेंट के लिए भी क्या यूज़ किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स। डिजीज़ और ट्रीटमेंट के लिए नहीं करते स्टैटिस्टिक्स का यूज़, ये कोरोना 70% लोगों को हो रहा है, 80% लोगों को हो रहा है, उसमें इतने परसेंट लोगों की जान जा रही है, तो वहाँ जो निकाल रहे हैं, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, सभी लोगों से पता लगा रहे हैं, वो सब भी तो स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। सिविल इंजीनियरिंग में जैसे हम लोग स्ट्रेस इफेक्ट और इम्पैक्ट्स ऑन ट्रैफिक फ्लोज ये सब निकाल रहे हैं कि ब्रिज बनाना है, तो बहुत ज़्यादा हेवी अगर ट्रैफिक वाला एरिया है, उसके ब्रिज को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हर मिनट में उस ब्रिज पे काफ़ी ज़्यादा वेट का लोड आएगा। बहुत ज़्यादा अगर कंजेस्टेड एरिया है तो उसके उसके जो रॉड्स होंगे मोटे मोटे डाले जाएंगे। अब कुछ जो ब्रिज हाईवे पे बनते हैं, जहाँ पे मुश्किल से 10 मिनट के अंदर में 3-4 कारें ही गुजरती है, तो वहाँ थोड़ा अगर कम वाला भी कर दिया जाए तो भी काम चलेगा। इस तरीके से डिसाइड किया जाता है सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रेस इफेक्ट एंड इम्पैक्ट्स ऑन ट्रैफिक फ्लोज, ये सारा कुछ वहाँ भी लगाया जाता है। बहुत कुछ है डिटेल में, हर जगह स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। स्टैटिस्टिक्स पढ़ के जाओगे तो किसी भी फॉर्म में आपको जॉब मिल सकता है, वहाँ आपको अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे सारे एमबीए वाले बच्चे को स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो बैठ करके डिसीजन लेते हैं ना। अब आ गए हैं बच्चे हम लोग अपने पेज नंबर 6 पे। टोटल है 10 पेजेस, हो जाएगा कवर, क्योंकि सब कुछ तो लिखा हुआ ही है ना, कुछ लिखना नहीं है क्लास में, सिर्फ समझना है। लर्न करके जरूर आना है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं पूछोगे तो बड़ी बेइज्जती होगी आपकी, क्योंकि हम कुछ से कुछ सुनाने लगेंगे, फिर मेरा दिमाग हो जाता है गर्म। जब आप दे दोगे तो बहुत बढ़िया बात। और उसके बाद से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये थियोरी है तो याद करके आना ही पड़ेगा। अब बच्चे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनुमरेटिव वर्सेस एनालिटिक स्टडीज। इनोवेटिव वर्सेस एनालिटिक स्टडी। इनोवेटिव में क्या होता है कि सारा वर्क हमें करना है, सब कुछ सोचना है, डेटा कलेक्ट करना है, उस पर काम करना है, सब कुछ इनोवेटिव हो गया। एनालिटिक में क्या है कि डेटा वगैरह सब अवेलेबल है, हमें बस उस पर सोच विचार करना है, डिसीजन लेना है, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, इफ एंड बट लगा लगा करके उसको समझना है। वो लॉजिकल रीजनिंग डिस्क्रिप्शन कहलाएगा एनालिटिक स्टडीज। जब हम लोग भी कोई क्वेश्चन मैथमेटिक्स में सॉल्व करते थे, लेट एक्स बी दिस वन, वाई बी दिस वन, जेड बी दिस वन, गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस देन दिस विल बिकम दिस दिस दिस, वहाँ पर कोई नंबर नहीं आता था एक्स वाई जेड की जगह। तो हम लोग मैंने यूज़ किया था, क्योंकि ये जनरली हम लोग यूज़ करते हैं क्लास में, ये एनालिटिकल मेथड है बच्चे, कोई भी नंबर नहीं आएगा, सिर्फ आपको एक्स वाई जेड अल्फा बीटा के साथ काम करना पड़ेगा। इसको कहते हैं एनालिसिस यानी एनालिटिक मेथड। वैसा ही लॉजिकल रीजनिंग यहाँ भी करना है। देखना जरा पहला पॉइंट, इंटरेस्ट इज फोकस्ड ऑन, ये टच्ड नहीं है, फोकस है, focused on finite identifiable unchanging collection of individuals or objects of the population. Logical reasoning में क्या आएगा, not enumerative and carried out with the objectives of improving a future product by taking action on a process of some sort. ये enumerative नहीं होता, कौन सा, logical reasoning and carried out with the objectives of improving a future product by taking action on a process of some sort. जो अभी हमारे पास है उसी प्रोसेस पे हम कोई एक्शन ले लेंगे, और फिर कुछ हम लोग फ्यूचर के लिए इम्प्रूवमेंट के बारे में हम लोग वर्क करेंगे, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग। रिकैलिब्रेटिंग इक्विपमेंट, अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट। रिकैलिब्रेटिंग इक्विपमेंट का मतलब है कि वो पहले से इक्विपमेंट बना हुआ है, उसके कैलिब्रेशंस जो हैं, जो नंबरिंग करते हैं वो मिट चुके हैं, उसको फिर से हमें ढंग से मैनेज करना है कि कहाँ पर वन, जैसे स्प्रिंग बैलेंस है, कहाँ पर वन लिखा जाएगा, कहाँ अपनी मर्जी से कहीं भी 1 2 3 4 नहीं लिख देंगे ना, मेजर करके कि ये 1 kg है, ये यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ पर 1 kg लिखो, 2 kg का डाला यहाँ पर 2 kg आ रहा है, 3 kg का डाला यहाँ पर 3 kg का आ रहा है, लाइक दिस वे। कैलिब्रेशन पूरा एक्सपेरिमेंट के बाद आता है। इसमें एनुमरेटिव में देयर इज अ सैम्पलिंग फ्रेम दैट इज लिस्टिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स, और हाँ हाँ, एनालिटिकल और लॉजिकल एक ही चीज़ है।
अच्छा चलो अभी आप लॉजिकल छोड़ दो, अभी आप सिर्फ इनुमरेटिव सोचो। इनुमरेटिव मतलब पूरा डिटेल और बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। इंटरेस्ट इज फोकस्ड ऑन। यस। अरे ये तो स्टडी करने का तरीका है ना, इनुमरेटिव। जैसे हाँ 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 हाँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में कर रहे हो तो वो इनुमरेटिव स्टडी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखो, देयर इज सैम्पलिंग फ्रेम, इसमें सैम्पलिंग फ्रेम हमें पता होता है, लिस्टिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स टू बी सैम्पल्ड। डेटा कैन बी इधर अवेलेबल और कैन बी कंस्ट्रक्टेड, या तो डेटा हमें पहले से पता रहेगा या डेटा भी हमें खुद ही हमें क्रिएट करना है या कलेक्ट करना है। ये किस में होगा? इनुमरेटिव में होगा। अब दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में इनुमरेटिव नहीं होता, यहाँ सब कुछ बहुत कुछ पहले से सेट होता है, बस उस पर थोड़ा सा हमें इम्प्रूवमेंट कर देना है। देर इज नो सैम्पलिंग फ्रेम, इसमें कोई सैम्पलिंग फ्रेम नहीं होता। लिस्टिंग द इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स और इंटरेस्ट बट कैन टॉक विथ एक्सपर्टीज। इसमें एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो लोग राय विचार करते हैं, वो लोग कुछ बताते हैं कि इस तरीके से डेटा कलेक्ट करो, हमें उसी तरीके से करना होता है। ठीक है। वी टेक डेटा ओनली ऑन एग्जिस्टिंग प्रोसेस, one that may differ in important respects from the future process। बस इसमें कुछ नहीं है, सोच समझ है और जो पहले से चल रहा है उसी पे हम लोग काम करते हैं। वी यूज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है। मान लो अगर मुझे किसी कंपनी का एसी खरीदना है, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री लगने जा रही है, मुझे 2000 एसी का कॉन्ट्रैक्ट, किसी 2000 एसी मुझे लगवाने हैं, और मेरी कोई केमिकल की फैक्ट्री है जिसमें 130 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर चला गया तो मेरा पूरा फैक्ट्री ही ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब 130 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर कभी नहीं जाने देना है मुझे। तो मुझे एसी या कूलिंग एजेंट का काम करवाना पड़ेगा अपने फैक्ट्री में। अब एसी जो लगवाना है तो कुछ कंपनी मेरे पास अपना अपना टेंडर फिल की, उन्होंने कहा कि मैम मेरा कभी भी 130 के ऊपर टेम्परेचर नहीं जाएगा। कोई कह रहा है 125 के ऊपर नहीं जाएगा, कोई कह रहा है 120 के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। तो अगर मुझे उनका क्लेम चेक करना है तो जिसने 120 के ऊपर कहा था कि नहीं जाता है, उस कंपनी के एसी का मैंने डेटा मंगवाया, जो जो कंपनी पहले से यूज़ कर रही है। तो मेरे फ्रेंड्स कुछ थे, उन्होंने भी फैक्ट्री लगाई थी, उन लोगों ने कहा अरे यार ये कंपनी झूठ बोलती है, 125 डिग्री कहती है लेकिन 122, 125, 128 तक, कभी 132 तक भी चला जाता है टेम्परेचर। अब 132 चला जाएगा तो वी कांट टॉलरेट। तो मैंने 10-15 फैक्ट्री अपने 10-15 फ्रेंड्स से डिस्कस किया और एक नतीजे पर पहुंचे। सारे डेटा को मिला करके उनका एवरेज निकाला, एवरेज आया मान लो 128, लेकिन वेरिएशन ज़्यादा आ गया, जो भी आ गया ऐसा है, चैप्टर 8 में 7 में हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें आ गया कि 95% केसेस में जो टेम्परेचर है वो 129 से 135 के बीच में वेरी करेगा। तो 129 से 135 के बीच में खतरनाक सिचुएशन है हमारे लिए, क्योंकि 130 बहुत स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाएगा, तो आगे बहुत सारे डेटा है। अगर वहां तक टेम्परेचर जाने का चांसेस हो गया तो उस कंपनी के एसी को हम लोग टेंडर नहीं देंगे। समझ में आई बात? तो इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। ऐसे बहुत सारे क्लेम होते हैं, उन सभी क्लेम को चेक करना, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। इवन हर कंपनी जितनी भी पॉलिसीज बनाती है, 50,000 करोड़, 40,000 करोड़ का ये पास कर दिया, बिल पास कर दिया, हर जगह स्टैटिस्टिक्स यूज। ठीक है। ये हो गया बच्चे। अब है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। आज इसको ख़त्म ही करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचने का ज़रूरत नहीं है। 9:19 हो रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा सा 5-10 मिनट ऊपर भी क्लास लेना पड़ जाए। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। अब ठीक है, बहुत कुछ हमने पढ़ लिया कि पॉपुलेशन को नहीं कवर कर सकते, सेंसर सबसे बढ़िया डेटा होता है। पॉपुलेशन को नहीं कवर कर सकते तो हम लोग सैंपल को लेंगे, सैंपल को लेंगे, सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन तक आइडिया लगा लेंगे, सब कुछ पढ़ चुके। लेकिन अब सैंपल कितने तरीके से ले सकते हैं? ऐसा नहीं है कि बस अक्कड़ बक्कड़ किया, आंख बंद किया, मुझे 5 सैंपल साइज बनाना है, जिस 5-5 पे बारी बारी से फिंगर गया उसको डाल दिया। ऐसे नहीं करना। अगर ऐसे करते हो तो वो रैंडम सैम्पलिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैंडम, बिना कोई लॉजिक का, बिना कोई जानकारी का आपने कोई भी 5 उठा लिया, दैट इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। तो यहाँ देखो, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में 3 टाइप्स हैं बच्चे, पर्पसिव और सब्जेक्टिव और जजमेंट सैम्पलिंग।
जिसमें कोई पर्पस होता है कि मुझे इसी काम के लिए सैम्पलिंग करना है। फिर है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तीसरा है मिक्स्ड सैम्पलिंग। अभी कुछ नहीं क्लियर होगा, आगे पढ़ेंगे तब पता लगेगा। पर्पसिव और सब्जेक्टिव, a desired number of sample units is selected purposely depending upon the object of the inquiry. Desired number of sample units is selected purposely depending upon the object of the inquiry so that only the important items representing the true characteristics of the population are included in the sample. अब मुझे जिस पॉपुलेशन को कवर करना है, जिस टाइप के पॉपुलेशन को, जिस टाइप के पॉपुलेशन से घुस करके अगर हमने सैंपल लिया है, ये कहलाएगा पर्पसिव सैम्पलिंग। आई बात समझ में? इंक्वायरी किस चीज़ के ऊपर करनी है उसी से रिलेटेड। अब मान लो मुझे सिर्फ इंजीनियर्स का ही व्यू जानना है, तो हम इंजीनियर्स को ही टारगेट करेंगे, तो वो कहलाएगा हमारा पर्पसिव सैम्पलिंग। जैसे ड्रामा सोसाइटी, म्यूजिक कंपटीशन, डांस कंपटीशन। अब ड्रामा सोसाइटी में सबके लिए ओपन कर देंगे तब तो हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे क्या सबको सिखाने के लिए बैठे हैं? मुझे कोई ड्रामा अगर रोल प्ले करवाना है, जो जो बच्चे ड्रामा सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उन्हीं बच्चों में से चूज करेंगे ना सैम्पलिंग। सभी बच्चों को ओपन इनविटेशन दे देंगे तब तो फंस जाएंगे खुद ही। हो सकता है किसी बच्चे को एक्टिंग ना आता हो, फिर भी वो चला आया हो। म्यूजिक कंपटीशन, जो बच्चे म्यूजिक सीख रहे हैं उन्हीं में से चूज करना बढ़िया रहेगा। डांस कंपटीशन, जो बच्चे डांस सीख रहे हैं उन्हीं करेंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ऑल दीज आर कॉल्ड पर्पसिव सैम्पलिंग। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ईच यूनिट is the universe has some definite probability of being selected. सबकी अपनी अपनी probability होती है सेलेक्ट होने की। मान लो मुझे अगर ब्रिज बनवाना है, दिल्ली में 2-4 जगह ब्रिज बनाने की बड़ी डिमांड आ रही है, बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है ट्रैफिक का, मुझे 5 जगह ब्रिज बनवानी है। अब मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, आप डॉक्टर्स को भी बुला सकते हो, इंजीनियर्स को भी बुला सकते हो, डांस आर्टिस्ट को भी बुला सकते हो, म्यूजिक वाले को भी बुला सकते हो, सबको बुला सकते हो। अब हम ओपन निकाल दें इनविटेशन कि सभी को आओ, ब्रिज बनने वाला है, हम कॉन्ट्रैक्ट पे 2 इयर्स का जॉब मिलेगा आपको। क्या सही होगा ये? नहीं। अगर सब आ भी जाते हैं तो इंजीनियर की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी फॉर बीइंग सिलेक्टेड फॉर द जॉब। डॉक्टर उसमें क्या करेगा ब्रिज बनाने में? डांसर उसमें क्या करेगा? म्यूजिशियन उसमें क्या करेगा? इन लोगों का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगा। ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? इंजीनियर की होगी। तो यहाँ पर वेरिएबल प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है। Each unit is the universe has some definite probability of being selected in the sample. हो सकता है कि सब एलिजिबिलिटी के ऊपर प्रोबेबिलिटी होती है, कौन कितना ज़्यादा एलिजिबल है फॉर दिस सैंपल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है। कभी कभी होता है कि हाँ, अगर सब सब इक्वली एलिजिबल है, ठीक है, अब जैसे वोटिंग के लिए बोलना है तो सब इक्वली एलिजिबल है, सबसे पूछा जा सकता है कि भाई सरकार किसकी बनेगी। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ डॉक्टर्स का व्यू जान लेंगे और कहेंगे कि बस इंडिया में अब बीजेपी की ही सरकार बनेगी, सबका व्यू लेंगे। वही बात होती है कि अगर सबकी ईच हैज़ इक्वल चांस, ऐसा भी हो सकता है कि हर एलिमेंट इक्वली मतलब इम्पोर्टेंट हो, तो सबकी इक्वल चांसेस भी हो सकती हैं। या फिर वेरिंग प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है, कोई ज़्यादा सिलेक्शन होने के चांसेस है, किसी का कम सिलेक्शन होने का चांसेस है। प्रोपोर्शनल प्रोबेबिलिटी मतलब डबल ट्रिपल, इस तरीके से। जैसे नर्स के लिए गर्ल्स का ट्रिपल प्रोबेबिलिटी है देन द बॉयज टू बी सिलेक्टेड फॉर द ड्यूटी ऑफ अ नर्स। गर्ल्स थोड़ी सॉफ्ट पोलाइट होती है ना, तो पेशेंट अच्छा फील करता है। और वहीं पे अगर बॉयज आ जाएं तो फिर पेशेंट थोड़ा घबरा जाता है। ये वाली बात है। तो डबल ट्रिपल अगर इस तरीके से रेशियो में काम करें तो प्रोपोर्शनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। तो 3 टाइप का हो गया किसमें? प्रोबेबिलिटी अप्रोच में। पहला है इक्वल चांस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, दूसरा है वेरिंग चांस, तीसरा है प्रोपोर्शन। समझ में आ गई बात? मिक्स्ड सैम्पलिंग, partially according to some probability hello partly according to some probability, partly according to some probability
हाईलाइट होना बंद हो गया है, कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुनो। मिक्स्ड सैम्पलिंग, पार्टली अकॉर्डिंग टू सम प्रोबेबिलिटी लॉज एंड पार्टली अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड सैम्पलिंग रूल। मिक्स्ड सैम्पलिंग में है कि जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड वगैरह ये सब पढ़ना है अभी आगे चल करके। मिक्स्ड सैम्पलिंग में है कि कोई पर्टिकुलर चीज फिक्स नहीं है, थोड़ा सा इधर से भी ले सकते हैं, थोड़ा सा उधर से भी ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड सैम्पलिंग। क्लियर बच्चे? मिक्स्ड सैम्पलिंग के इतने सारे मेथड हैं। मिक्स्ड अब आप समझ चुके होंगे कि धीरे धीरे हम लोग 8 9 10 बस अब 3 पेजेस ही रह गए हैं, ये बड़ी जल्दी खत्म होने वाला है, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग लगाना ही पड़ेगा। मिक्स्ड सैम्पलिंग में इतने सारे टेक्निक्स है, देखना जरा आप लोग। हेलो, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, तीसरा है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, चौथा है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, फिफ्थ है क्वाजाई रैंडम सैम्पलिंग, सिक्स्थ है एरिया सैम्पलिंग, सेवेंथ है सिंपल क्लस्टर सैम्पलिंग, एट्थ है मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। अभी आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, जिस पे टिक लगा रखे हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ना है, बाकी सबके बारे में नहीं पढ़ना। पहला पढ़ते हैं बच्चे रैंडम सैंपल, जिसको हम लोग कहते हैं SRS। ये रहा रैंडम, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। फर्स्ट S फॉर सिंपल, दूसरा R रैंडम, तीसरा S सैम्पलिंग के लिए, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। It is the technique in which a sample is so drawn that each and every unit in the population has an equal and independent chance of being included in the sample. इस तरीके से टेक्निक लगाया जाता है कि हर एलिमेंट का, हर यूनिट का पॉपुलेशन में इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस हो बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। मतलब अगर मेरे पास 10 पीपल हैं तो सबका इक्वल चांस, और कोई भी कभी भी सिलेक्ट हो सकता है। हम पार्शियलिटी कर ही नहीं सकते कि अरे इसको सेलेक्ट करें, ये मेरा फ्रेंड है तो इसको करना चाहिए। कोई भी रैंडमली कभी भी आ सकता है, देयर इज नो पार्शियलिटी। ये होता है रैंडम सैम्पलिंग में। रैंडम सैम्पलिंग के दो टाइप है बच्चे, SRS WOR, SRS WR। WOR लग जाने से क्या हो जाएगा, विदाउट के लिए O लगता है, विदाउट के लिए O लगता है और विथ के लिए W लगता है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जिस बंदे को चूज कर लिया अब उसको दोबारा उस लिस्ट में नहीं डालेंगे, वो निकल गया तो निकल गया, ये कहलाता है विदाउट रिप्लेसमेंट। और अगर एक बंदे को सेलेक्ट कर लिया डांस के लिए, फिर उसको भेज दो, फिर म्यूजिक के लिए भी सेलेक्ट हो सकता है वो, ये कहलाएगा विथ रिप्लेसमेंट। मतलब एक ही बंदा कई बार सेलेक्ट हो सकता है, एक ही बंदा कई बार सेलेक्ट हो सकता है, ये कहलाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। और ऊपर वाला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। दूसरा है बच्चे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है स्ट्रैटम से है, स्ट्रैटम सब ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स जिनको हम लोग स्ट्रैटम कहते हैं। जैसे अगर मुझे एवरेज सैलरी निकालनी है तो पॉपुलेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करनी पड़ेगी, वेरी रिच, मिडिल क्लास, पुअर क्लास। अब अगर मुझे 30 बंदों से बात करनी है तो 10 हम वेरी रिच से उठाएंगे, 10 हम मिडिल क्लास से उठाएंगे, 10 हम पुअर से उठाएंगे। तब वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करेगा सोसाइटी, दैट विल ट्रूली रिफ्लेक्ट द कंडीशन सोसाइटी। अब हो सकता है कि मेरा उठना बैठना अगर हाई क्लास के लोगों में, और मुझे 30 लोगों का डेटा इकट्ठा करना है, तो 30 लोग मुझे हाई क्लास से ही मिल जाए, तो मिडिल क्लास कवर हुआ ही नहीं, पुअर क्लास कवर हुआ ही नहीं, तो हम क्या खाक उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कोई भी प्रोजेक्ट का, तब तो सब कुछ गलत हो जाएगा। भाई हम बहुत महंगा महंगा आइटम लगा देंगे, लो भाई मिडिल क्लास खरीद ही नहीं रहा, पुअर क्लास खरीद ही नहीं रहा, और अपर क्लास के लोग कुछ ही लोग आ रहे हैं खरीद करके चले जा रहे हैं, तो मेरा तो प्लान ही ठप हो जाएगा, पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी ही ठप हो जाएगी। इसलिए जब भी आपको इनकम से रिलेटेड कुछ करना होता है तो आप उसको पहले 3 लेवल पे बांटो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटम, और फिर हर स्ट्रेटम में से इक्वली नंबर का डेटा इकट्ठा करो, तो वो सैंपल कहलाएगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग।
तो यहाँ देखो, स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स डिवीजन इनटू लेयर्स और ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स या लेयर्स में डिवाइड करना. स्ट्रेटिफाई द गिवन पॉपुलेशन इनटू अ नंबर ऑफ सब ग्रुप्स और सब पॉपुलेशन नोन एज स्ट्रेटा सच दैट. अब स्ट्रेटा डिवाइड करते वक्त तीन बातों को ध्यान में रखना है. पहला, द यूनिट्स विद इन ईच स्ट्रेटम आर एज होमोजीनियस एज पॉसिबल. एक स्ट्रेटम में जो यूनिट्स होंगे वो सभी क्या होंगे, होमोजीनियस होंगे. मतलब एक स्ट्रेटम में अगर हाई क्लास के लोगों को डाला है तो सभी हाई क्लास के ही होंगे. The differences between various strata are as marked as possible, that is stratum means differ as widely as possible. अब ये नहीं कि मिडिल क्लास में भी हाई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, इस इन सब को हम लोग कंसीडर करने लगे तब तो फिर फंस जाएंगे, क्योंकि सबके इनकम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा. लेकिन हाई क्लास और मिडिल क्लास के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस. तो ज़्यादा गैप होना चाहिए स्ट्रैटम के बीच में. इतना नहीं कि अब आप 15 20 50 स्ट्रैटम बना रहे हो, इनकम लेवल 10,000 से 10,000 से 11,000, दूसरा 11 से 12,000, इतना स्ट्रैटम नहीं बनाना. सीधा 10 से 20 बनाओ, 20 से 30 बनाओ, लाइक दिस. तो डिफरेंसेस ज़्यादा होना चाहिए हर स्ट्रैटम के बीच में, हर दो लेवल के बीच. वेरियस स्ट्रेटा आर नॉन ओवरलैपिंग. सब स्ट्रेटा एक दूसरे से अलग होने चाहिए. जो हाई क्लास का है वो कभी भी मिडिल क्लास से मैच नहीं करेगा, जो पुअर क्लास का है वो कभी भी मिडिल क्लास से मैच नहीं करेगा, लाइक दिस वे. दिस मीन्स दैट ईच एंड एवरी यूनिट इन द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू वन एंड ओनली वन स्ट्रेटम. यानी एक बार में कोई एक डेटा किसी एक लेवल में ही लाई करेगा. अगर वो हाई क्लास का है तो मिडिल और पुअर में नहीं आएगा, अगर मिडिल का है तो हाई और पुअर में नहीं जाएगा. समझ में आई बात? इसको कहते हैं स्ट्रेटम. तीसरा है सिस्टम. बच्चे बस अब वन पेज और दूसरे का एक हाफ पेज इतना ही रह गया है, तो देख ले सिस्टम. नहीं नहीं, बस एक पेज है, 5 मिनट लगेगा. इसके लिए दूसरा वीडियो क्यों बनाए? बस सुन लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ना नया टॉपिक कराएंगे, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू नहीं करेंगे. तो थियोरी है ना, कोई बात नहीं, आप बस सुन लो. सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है ना, किसी सिस्टम के आधार पे, जैसे अल्फ़ाबेटिकल या क्रोनोलॉजिकल टाइम के हिसाब से या ज्योग्राफिकल. अल्फ़ाबेटिकल ले लिया उस सैम्पलिंग में, या फिर टाइम के हिसाब से कि एंशियंट एज में क्या था, मिडिल एज में क्या था, करंट एज में क्या है. ज्योग्राफिकल ले लिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ऐसे अगर चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. बाकी का थ्योरी आप पढ़ सकते हो इसमें. जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी बनाते हैं तो वो कहलाता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसमें भी फिर अल्फ़ाबेटिकल होता है, ये सारा कुछ होता है. लिस्ट ऑफ वोटर्स, ये रीजन के हिसाब से भी होता है, टाइम के हिसाब से भी होता है. तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में ये सब आ जाएंगे. क्लस्टर सैम्पलिंग नहीं, सिस्टमेटिक कैसे सेम हो गया? यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप ही नहीं बनाया, क्रोनोलॉजिकल तरीके से उसको अरेंज कर दिया. अब उसमें से सैंपल लेना है तो ये क्रोनोलॉजिकल सैम्पलिंग कहलाएगा. कोई अलग अलग डिवाइड थोड़ी किया है, पार्टीशन नहीं किया है ना मैंने. ठीक है. क्लस्टर सैम्पलिंग, टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड into blocks or groups depending on problems under study into clusters and a simple random sample of these clusters is drawn. क्लस्टर में क्या करेंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं हम लोग. ठीक है, ग्रुप्स बना लेंगे और फिर उस ग्रुप्स में से हम लोग चूज करेंगे. We then observe, measure, interview each and every unit in the selected clusters. तो ये क्लस्टर्स हो गया, इनका कोई लेवल से मतलब नहीं है कि हम किस लेवल के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं. क्लस्टर्स बहुत सारा बना करके और उसमें से फिर हम लोग अपना अलग अलग क्लस्टर से अलग अलग एलिमेंट को चूज करें. दिस इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग. मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बच्चे देखो, अब खत्म ही होने वाला है, बस इतना ही है. दो सुन लो बस, फिफ्थ और सिक्स्थ. जैसे अगर मुझे ऑटो, ठीक है क्लस्टर में कर रहे हैं लेकिन उसमें झुंड बना रहे हैं अलग अलग, किस तरीके से बना रहे हैं इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है. क्लस्टर में क्या होगा ना, जैसे स्ट्रेटम में मैंने हाई मिडिल और पुअर को बिल्कुल अलग अलग किया था. क्लस्टर में क्या होगा कि एक ग्रुप है जिसमें कुछ हाई कुछ मिडिल कुछ पुअर, एक सोसाइटी आ रहा है. दूसरे क्लस्टर में तीनों से भी आ सकते हैं, तीसरे क्लस्टर में भी तीनों से आ सकते हैं, लाइक दिस वे. आई बात समझ में? हाँ. मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, अब जैसे मान लो मुझे अगर दिल्ली में ऑटो एक्सपो कराना है,
बहुत सारी कंट्री मेरे पास अप्रोच करा रही है कि इंडिया में तो बहुत बड़ा मार्केट है और सब ऑटो एक्सपो कराना चाहते हैं, तो मेरे पास है प्रपोजल लेकर के। मैं अब मुझे ऑटो एक्सपो ऑर्गेनाइज करवाना है। अब मुझे ऑटो एक्सपो कराना है दिल्ली में। सभी अलग अलग कंपनीज वाले सब मेरे पास अप्रोच कराने के, मैम प्लीज़ आप दिल्ली में मेरा ऑटो एक्सपो करवा दो। ठीक है। अब मैंने कहा कि आप लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे? लोग बोलते हैं नहीं, जितना कम से कम खर्चा हो। और फिर मुझे दिमाग लगाना है कि ऑटो एक्सपो में कभी गए हो तो देखना, उसमें मॉडल लाइक लड़के और लड़कियों को खड़ा कर देते हैं हर कार के बगल में, बाइक के बगल में, काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। मतलब लोग और मतलब ऑटोमोबाइल्स को भी देखते हैं, साथ ही साथ उनके साथ खड़े हुए मॉडल्स को भी देखते हैं। अब इतना ज़्यादा तो है नहीं कि हम फेमस फेमस मॉडल्स को लेते आए। तो फिर क्या करेंगे? जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी कम एज वाले बच्चे हैं, अब सब तो होंगे अंडर 21, तो सब देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी अच्छे बच्चे, सब पढ़े लिखे भी होंगे। तो उन लोगों को हम इनवाइट करेंगे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी के बच्चों को इनवाइट करने के पीछे ये होगा कि उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो 2 लाख के पैकेज, 3 लाख के पैकेज में ही मेरे लिए काम करेंगे। उनको कोई भी इंसेंटिव दे देंगे, स्टूडेंट है अभी वो, मेरे लिए काम कर देंगे। 10 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है मुश्किल से। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप दिवाली के टाइम में कराना, क्योंकि दिवाली के टाइम में कॉलेज भी छुट्टियां देती है। 10 दिन बच्चे जो हैं वो कॉलेज एब्सेंट करना एफर्ट कर लेंगे। दिवाली का पीरियड चूज किया गया। अब मैंने सभी बच्चों को बुलाया, तो ध्यान से सुनना। पहले तो मैंने यूनिवर्सिटी चूज की, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, तो मैंने डीयू को चूज किया। अब डीयू के अंदर में किस टाइप के बच्चों को चूज करना है, तो मैंने पहले कॉलेज चूज किया। सुनो, यूनिवर्सिटी फर्स्ट लेवल पे, फिर यूनिवर्सिटी के बाद कॉलेज चूज किया। कॉलेज के बाद अंदर में स्ट्रीम चूज किया। मान लो इकोनॉर्स चलेगा, इकोनॉर्स चलेगा, उसमें 5 सेक्शन है, तो कौन से सेक्शन से बच्चा उठा रहे हैं, उस सेक्शन से भी बच्चा किस तरीके से उठा रहे हैं। तो ये 7 स्टेज या 5 स्टेज या 6 स्टेज, इस तरीके की सैम्पलिंग हो गई। इसको हम लोग कहते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। यानी आप पहले स्टेट चूज करोगे, फिर सिटी चूज करोगे, फिर कॉलेज चूज करोगे, स्ट्रीम चूज करोगे, स्टूडेंट चूज करोगे। कितना हो गया? 5 लेवल का। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग, स्पेशल फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का ही स्पेशल टाइप होता है। इसमें सैंपल साइज इज फिक्स्ड इन एडवांस। पहले से ही हम सैंपल साइज फिक्स कर देते हैं कि मुझे 20 बंदे लेने हैं तो 20 ही लेना है। देन एग्जामिन फ्रॉम द स्ट्रेटम असाइंड टू द इन्वेस्टिगेटर। अब जो इन्वेस्टिगेटर को स्ट्रेटम प्रोवाइड किए गए हैं कि भाई तुम्हें 20 बच्चे लेने हैं, ले लो। इको ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, 3 स्ट्रीम से बच्चे लेने हैं। सैंपल साइज आर फिक्स्ड इन इनकम ग्रुप, सेक्स, ऑक्यूपेशन, पॉलिटिकल और रिलीजियस एफिलिएशंस एटसेट्रा। अगर सैंपल साइज फिक्स कर दिया देन दिस इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये सब बातें हैं कि अगर 20 है, 20 बंदे लेने हैं, तो उसमें से 5 जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से लेना, 15 फिर नॉर्मल से लेना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फंस जाओगे, आप पे केस हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी सैंपल साइज अगर मुझे 20 रखना है, तो उसमें से 5 मुझे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे रखना ही पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। 5 जो लाएंगे वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से चूज करेंगे, और 15 जो है वो नॉर्मल सेक्शन से चूज करेंगे। तो ये भी एक स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, लेकिन इसमें ना साइज फिक्स है कि 5 उधर से लेना है, 15 इधर से लेना है। इक्वल नंबर नहीं ले रहे, कितना परसेंट लेना है, 25% उधर से लेना है, ये फिक्स है। तो इस तरीके का कहलाता है कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, कोटा फिक्स कर दिया। तो ये इतनी थियरी थी 1.1 की। आप इसको कम से कम 4 to 5 राउंड सुन जरूर लेना, क्योंकि आपके कोर्स में 1.1 ही इस बार के न्यू सिलेबस में लिखा हुआ है, चैप्टर 1 का, और कुछ नहीं लिखा हुआ। और कुछ तो हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन आज की जो क्लास पढ़ाई है सिर्फ इतना ही आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। तो बच्चे, आज के क्लास का नंबर कौन सा था? मुझे याद ही नहीं। अच्छा, तो क्लास 8 में तो मैंने कुछ ज़्यादा लिखा नहीं। क्लास 9th में, अब हम लोग क्लास 9th में करेंगे अपना आगे का टॉपिक, चैप्टर 1 में हिस्टोग्राम और ट्रिम्ड मीन वगैरह, ये सब जो है ना, हिस्टोग्राम एंड ट्रिम्ड मीन वगैरह, ये सब हमें करना है। नहीं, ये, हाँ, ये सिलेबस में इस बार नहीं इंक्लूड किया है, लेकिन हम लोग फिर भी पढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से क्वेश्चन आ रहा है।
और अगर कहीं गलती से क्वेश्चन दे दिया तो वो ये लॉजिक दे सकते हैं कि मीन जो है वो तो सिंपल सा एवरेज है, मीन आपके कोर्स में है और पॉपुलेशन और सैंपल पढ़ाया गया है, तो आपने फिर मीन क्यों नहीं निकाला, आपने मीन को करेक्ट क्यों नहीं किया। ये सब तो बहुत इजी टॉपिक है। शुरुआत का 10 मार्क्स हमेशा से चैप्टर 1 से आया है, इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेंगे और ये टॉपिक इस बार भी पढ़ाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 क्लासेस बहुत हो गया। ठीक है। नहीं तो अब इस बार कोई फिक्स नहीं है कि पहला 10 मार्क्स का क्वेश्चन अब चैप्टर 1 से ही आएगा, क्योंकि चैप्टर 1 में तो सब कुछ हटा दिया ना। हो सकता है 2-3 नंबर का क्वेश्चन कोई चैप्टर 1 से आ जाए थियरी से। ठीक है। और अगर कुछ डायरेक्टली नहीं पूछते हैं तो सैम्पलिंग का यूज तो चैप्टर 5, 6, 7, 8 सब में है, तो ये सारा कुछ तो आपको वहां पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा भी कर सकते हैं कि इससे एक भी नंबर का क्वेश्चन ना पूछे चैप्टर 1 से, ये भी कर सकते हैं इस बार आप लोगों के लिए खास करके। मैं मैंने आपको सिर्फ दो चीज लर्न करने को कहा है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन और मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। बाकी मैंने कुछ भी आपको लर्न करने को नहीं कहा है। मैंने जो भी पढ़ाया है बेसिक्स में वो आपका बेस बनाया है। मुझे जब जरूरत होगी वो हम आपको खुद ब खुद रिकॉल करा देंगे कि ये हमने बेसिक्स में पढ़ा था, एक बार फिर से समझा देंगे। मोमेंट जहाँ जरूरत होगा तो वहाँ इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार पढ़ चुके हो ना तो चीज़ों को बड़ी आसानी से वहाँ पे पिकअप कर लोगे। आई बात समझ में? इसलिए हम लोगों ने बेसिक्स में कई सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए। ठीक है बच्चे, तो आज लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इसको ख़त्म करना ही था। इसको 2 क्लास तक खींचते तो मज़ा नहीं आता, 2 क्लास बोरिंग हो जाती। 1.1 हो चुका है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ करके लर्न कर लोगे, थियोरी है तो पढ़ ही लेना ज़रूर। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें ट्रिम्ड मीन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, हिस्टोग्राम इंटरेस्टिंग लगेगा। ये सब चीज़ें आप पहले नहीं पढ़े हुए हो। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब हमारी क्लासेस डेली 5 डेज हो गई है। हम हर वीडियो में बोल रहे हैं, अगर आपको मैसेज नहीं जाता, आप क्लास देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हो है। बच्चे फिर मिलते हैं हम लोग कल अपनी क्लास में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।